Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Here I am your tutor from the Nurses Code Blue. आज हम हेल्थ असेसमेंट 2 का चैप्टर नंबर 3 असेसमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। एज़ यू ऑल नो हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है। आज जो हम सिस्टम डिस्कस करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है, ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्या कंपोनेंट्स हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। ये हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करेगा ब्लड को, और वो ब्लड अपने अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल होगा ताकि वो बॉडी अपनी नरिशमेंट और ग्रोथ बरकरार रख सके। दैट सिस्टम इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे असेस करेंगे। सबसे पहले है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री में सबसे पहले हम पेशेंट से पूछते हैं उसकी प्रेजेंट इलनेस या उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से वो अभी मेडिकल केयर सीख कर रहा है। फिर हम उससे पेन के बारे में पूछते हैं कि उसको अगर चेस्ट पेन होता है तो वो कब होता है, ऑनसेट कोर्स कितने टाइम तक होता है, किस क्वालिटी का होता है, मतलब शार्प होता है या डल होता है, प्रेसिपिटेटिंग या एलिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, किन चीज़ों से वो होता है और किन चीज़ों से वो दर्द ज़्यादा होता है, ठीक है। फटीग, थकावट के बारे में पूछते हैं। पेल्पिटेशंस, पेन, डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, एक्सरसाइज, ये सारी हिस्ट्री हमने पेशेंट से लेनी है। सिनकोप मतलब सडन अनकॉन्शियस हो जाना, टेम्परेरी अनकॉन्शियस हो जाता है जो पेशेंट। डिपेंडेंट एडिमा, एडिमा आपको पता है स्वेलिंग को कहते हैं। वेट गेन के बारे में पूछना है। नोक्चूरिया मतलब रात, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको नाइट यूरिनेशंस होती हैं, ठीक है। हीमेटोफोटेसिस मतलब आप जब कफिंग करते हैं उसमें जब ब्लड आता है तो इस कंडीशन को हीमेटोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। साइनोसिस, ब्लू स्किन, ये सारी हिस्ट्री आपने पेशेंट से लेनी है कि आपको इनमें से क्या क्या सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हैं या नहीं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आपने कोमॉर्बिड्स या नोन केस के बारे में पूछना है कि क्या पहले से आपको कोई बीमारी, एडिशनल कोई डिजीज़ है। प्रीवियस इलनेस के बारे में पूछना है, पहले आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे, अगर हुए थे तो किस बीमारी की वजह से हुए थे। पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई आपकी। आप कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, रिक्रिएशनल ड्रग यूज़, हर्ब्स, जड़ी बूटियों का या घरेलू अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। एलर्जीज़ के बारे में पूछना है कि आपको किसी चीज़ से, किसी दवाई से कोई एलर्जी तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या ये बीमारी जेनेटिकली ट्रांसफ़र तो नहीं है। हाइपरटेंशन के बारे में पूछना है। डायबिटीज़, स्ट्रोक, किडनी डिजीज़, सिबलिंग्स और पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में पूछना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है साइको सोशल हिस्ट्री। साइको सोशल हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि क्या उसका लाइफस्टाइल या एनवायरनमेंट में कोई ऐसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स तो नहीं है कि जो उसकी इस बीमारी को ट्रिगर कर रहे हैं। उसमें हम ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, कोई लोड उठाने वाला या ऐसा काम तो नहीं है कि जिससे आपको फटीग हो और उससे आप इस बीमारी का शिकार हो। आपकी एजुकेशन क्या है, स्ट्रेस इंटॉलरेंस, कोई आपको स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं है। कोपिंग, आप किस तरीके से कोप कर सकते हैं। आप मार्शल स्टेटस कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। हेल्थ हैबिट्स का आप पूछते हैं उनसे। ड्रग्स के बारे में पूछना है, स्मोकिंग कि आप किसी किस्म की कोई ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। हर्ट फिज़िकल असेसमेंट, फिज़िकल असेसमेंट हर्ट की जो है इसमें हम इसका जनरल सर्वे करते हैं, ठीक है। बीपी चेक करना है, आर्टीरियल पल्स चेक करनी है, ठीक है। जेवीडी, जेवीडी क्या होता है, जगलर वीनस डिस्टेंशन। ये जगलर वीनस डिस्टेंशन मतलब ये जो जगलर वेन होती है ये आपको प्रॉपरली बल्ज की हुई नज़र आती है, इमर्ज की हुई नज़र आती है, ठीक है। फिर आपने इंस्पेक्शन करनी है हर्ट की।
पल्पेशन करनी है, परकशन करनी है और अस्कल्टेशन करनी है, ठीक है। एडिमा चेक करना है कि स्वेलिंग है बॉडी में या नहीं। जनरल अपीयरेंस में क्या आता है, पहले कि आपने पेशेंट की पोजीशन चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखना है कि उसकी एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है आपको कि उसका किस किस्म का, किस क्वालिटी का, किस इंटेंसिटी का पेन है। रेस्टलेस, पेशेंट कहीं ऐसे तो नहीं लग रहा कि वो रेस्टलेस है, उस कंफर्ट नहीं है या उसने रेस्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। फिर आपने क्वाइट, पैलर, साइनोसिस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये देखना है। पैलर, पेल स्किन को कहते हैं, कहीं कि ये देखना है कि कहीं उसकी स्किन पेल तो नहीं हो रही या कहीं वो ब्लू साइनोज तो नहीं हो रहा, कॉन्शियस है पेशेंट या नहीं, ठीक है। चेस्ट पेन, अब चेस्ट पेन क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि चेस्ट पेन अगर है पेशेंट को तो वो किन वजूहात की वजह से। अब चेस्ट पेन डिफरेंट वजूहात की वजह से हो सकता है। कार्डियक चेस्ट पेन, ठीक है, वेस्कुलर वेसल्स की वजह से भी हो सकता है, पल्मोनरी डिजीज़ में भी हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। न्यूरल नर्व्स की वजह से भी कोई मसला हो तो चेस्ट पेन हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल, मतलब अगर आपके मसल स्ट्रेच हैं, ठीक है, वो रिलैक्स नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप इमोशनल हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, डिप्रेशन में, तो भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो आपने देखना है कि इन फैक्टर्स में से कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि जो चेस्ट पेन की इटियोलॉजी बन रहा है, ठीक है। चेस्ट पेन एट्रीब्यूटर्स, अब ये जो चेस्ट पेन है ये इसमें हम PQRST यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि ये चेस्ट पेन किस तरीके से एट्रीब्यूट हो रहा है। P से है कि प्रोवोसेटिव पल्पेटिव फैक्टर्स, कि ये चेस्ट पेन मतलब कौन सी चीज़ दर्द ज़्यादा बढ़ा रही है। क्वालिटी देखेंगे कि चेस्ट पेन किस शिद्दत का है, डल है या शार्प है। रीजन देखेंगे, मतलब चेस्ट पेन की लोकेशन क्या है, क्या वो आर्म की तरफ डाइवर्ट हो रहा है या नहीं। हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ, तो हम पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ चेस्ट में पेन है या आपको आर्म में ये रेडिएट हो रहा है, ठीक है। ये हम रीजन लोकेशन इसलिए पूछते हैं। सिवेरिटी हम देखते हैं कि कितनी शिद्दत से है। टाइमिंग देखते हैं कि इसका कितना दौरानिया है, कितनी देर तक आपको चेस्ट पेन है और है तो कब हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स हमने प्रॉपरली चेस्ट पेन के देखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजाइना। एंजाइना इज़ ऑल्सो अ चेस्ट पेन, ठीक है, इसको भी हम चेस्ट पेन ही कहते हैं। इसके भी यही एट्रीब्यूटर्स हैं, PQRST। P से है एक्सर्शन सस्टेन्ड बिफोर पेन, लैग, इमोशन, ईटिंग, कोल्ड, सबसाइड विद रेस्ट, निट्रोग्लिसरीन। मतलब हम देखते हैं कि कौन कौन से इसको फैक्टर्स बढ़ा सकते हैं। इमोशन, ईटिंग, कोल्ड, सबसाइड्स, अगर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं कर सकते, ठीक है। और क्वालिटी डीप भी हो सकता है, ये प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। स्क्वीज़ ऐसे हो आपको लगेगा कि क्या किसी ने शायद स्क्वीज़ कर दिया हो या हैवी फील हो या आपको चेस्ट टाइटनेस फील हो सकती है, ठीक है। R से रीजन, माइल्ड टू स्वेयर इंटेंसिटी का हो सकता है ये, और कैन रेडिएट टू जॉज, आर्म्स, नेक, बैक, ये रीजन है कि इन जगहों पे ये रेडिएट हो सकता है। सेवेरिटी मतलब माइल्ड टू स्वेयर, इसकी रेंज हो सकती है हल्का, नॉर्मल, स्वेयर, ठीक है। टाइमिंग टाइमिंग एपिसोडिक, मतलब एपिसोडिक के बार बार हो रहा है। ड्यूरेशन इसकी शॉर्ट है, साइज़ है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, 2 to 3 मिनट के लिए हो रहा है, 10 मिनट्स के लिए हो रहा है, तो ये टाइमिंग में हम बताते हैं। और ये जो एंजाइना है इसके लिए हम निट्रोग्लिसरीन भी देते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्यूट MI आपको पता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, इसको हम बेसिकली हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब ये जो MI है ये हमारे पास कब होता है, जब ब्लड फ्लो हार्ट को बंद हो जाता है, ठीक है, तब MI होता है। ये जब हार्ट फ्लो ब्लॉक होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। जबकि जो एंजाइना था, एंजाइना में ये होता है कि
आपको आपके जो हार्ट मसल्स होते हैं ना वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, वो उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रहा होता। क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती है ना उनके अंदर बाकायदा प्लॉक बन जाता है, वो रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होता है। और एक्यूट एम आई मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्रॉपर सप्लाई जो ऑक्सीजन की होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है और फिर आपको हार्ट अटैक होता है। इसमें देखना है स्टेडी डीप पेन, कि आपको पेन डीप है या स्टेडी है, ठीक है। लास्ट 20 मिनट्स और लॉन्गर, 20 मिनट तक था या इससे ज़्यादा था। मे नॉट बी रिलीव बाय नाइट्रोग्लाइसरीन। एमआई जो है ये हमारे पास ज़रूरी, ये नाइट्रोग्लाइसरीन के साथ ट्रीट नहीं भी होता, ठीक है। फीलिंग चेस्ट कंस्ट्रिक्शन क्रशिंग, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी चेस्ट को कोई क्रश कर रहा है, पीस रहा है, ठीक है। चेस्ट कंस्ट्रिक्शन होती है बिल्कुल। नोजिया, वॉमिटिंग, ये आपको फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। डायाफ्रोसिस, मतलब डायाफ्रोसिस एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है ना उसको साथ में स्वेटिंग भी होती है। मे अकर एट रेस्ट विद एक्सर्शन और स्ट्रेस, रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है और स्ट्रेस की कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्यूट एमआई के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिकार्डिटाइटिस। हमारे हार्ट की एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम लेयर। जब इस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, पेरिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, इस कंडीशन को हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डीप, कांस्टेंट और पल्सुरेटिक पेन होता है। अब इसमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन भी होती है, ठीक है। मे बी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ये हमारे पास इंक्रीज़ विद कफ, कफ के साथ इंक्रीज़ भी हो सकता है। शार्प स्टेबिंग, फीवर और रीसेंट इन्फेक्शन, शैलो ब्रीथिंग, सिटिंग अप, लीनिंग फॉरवर्ड रिलीव्स। इसकी पेरिकार्डाइटिस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये तो डीप होता है, ठीक है। इसमें आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, कफ की वजह से ये इंक्रीज़ भी हो सकता है ये पेन शार्प होता है, स्टेबिंग इसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। फीवर या किसी रीसेंट इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है। और स्लो ब्रीथिंग होती है इसमें। आप जब बैठते हैं या फॉरवर्ड करते हैं खुद को तो आपको थोड़ा पहले से दर्द रिलीफ होता है, ठीक है। ये इसके पेरिकार्डाइटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पल्पिटेशंस, एरिथमियास। एरिथमियास किसको कहते हैं? इर्रेगुलर हार्ट बीट को। आपको पता है कि नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 60 to 100 बीट पर मिनट। अब ये इर्रेगुलर दो कंडीशन में होगी, या तो ये फास्ट होगी या तो ये स्लो होगी। जब हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया, और जब 60 बीट पर मिनट से कम होती है तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। और यही इर्रेगुलर हार्ट बीट जो होती है इसको ही एरिथमियास कहते हैं, ठीक है। Palpitation is an abnormality of heartbeat that ranges from an often unnoticed skipped beats or accelerated heart rate to very noticeable changes. इस पल्पिटेशंस या ये जो एरिथमियाज है, इरेगुलर हार्ट बीट है, इसमें क्या होता है कि अननोटिस्ड स्किप बीट से लेके एक्सीलरेटेड, मतलब या तो हार्ट बीट बिल्कुल कम होगी, थोड़ी सी भी हो सकती है, और एक्सीलरेट ज़्यादा भी हो सकती है, अननोटिसेबल चेंजेस तक भी, ठीक है। ये हमारे पास पल्पिटेशंस में आती है। मे नॉट इंडिकेट सीरियस डिजीज़, ये हमारे पास सीरियस डिजीज़ नहीं है, ठीक है। कार्डियक थायरोटॉक्सिस, हमारे पास ये किन की वजह से ये होता है? कार्डियक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायराइडिज्म, ये मतलब जब आपका थायराइड ज़्यादा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट करता है, तो ये उसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगी। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग इंक्रीज़ होगी, तो एरिथमियाज हो सकता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, लो ब्लड शुगर की वजह से हो सकता है। फीवर की वजह से आपने देखा होगा कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। एनीमिया, एनजाइटी, अदर फैक्टर्स जैसे आप कैफीन, टोबैको, ड्रग्स, एक्सरसाइज वगैरह, इस तरह से कोई भी ये चीज़ें लेते हैं, ये जो आपकी एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, इनकी वजह से आपको एरिथमियाज हो सकता है। उसके बाद आता है सिनकोप।
ये क्या होता है हमारे पास, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास है टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें फेंटिंग होती है, डिजीनेस, आपको चक्कर आते हैं, ब्लैकआउट, अंधेरा सा लगता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, कार्डियक, मेटाबॉलिक, साइकेट्रिक, न्यूरोलॉजिकल और ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। अब ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन का इसमें जो टर्म यूज़ किया है वो क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होते हैं कि जब आप खड़े हों और आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सिनकोप को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फटीग। फटीग हम कहते हैं थकावट, ये बहुत ही कॉमन है। इसमें हमारा कार्डियक आउटपुट कम होता है, ठीक है। CHF होता है, मतलब CHF कॉग्निटिव हार्ट फेलियर हो सकता है हमें। मिट्रल वेवुलर डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। मिट्रल वेवुलर डिजीज़ क्या होती है, जो आपके हार्ट के ना 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब ये उनमें से एक भी हो सकता है या 2 भी हो सकते हैं। जब ये वॉल्स डैमेज होते हैं, ये इनमें स्टेनोसिस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब वो हार्ट के चारों वॉल्स में से कोई वॉल डैमेज हो तो उस कंडीशन को मिट्रल वेवुलर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी फटीग हो सकता है। एनीमिया और क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी फटीग हो सकता है। फिर इसके बाद आता है डिपेंडेंट एडिमा। एडिमा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, अगर आपने नहीं सुना तो आप प्रीवियस वीडियो देखकर वहाँ से भी ये समझ सकते हैं। एडिमा, CHF, कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, वर्सन एज अ डे प्रोग्रेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब एडिमा हमारे पास क्या है कि बॉडी के अंदर, हमारे लेग्स आर्म्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। ये डे बाय डे हमारे पास ये प्रोग्रेस करती है, ज़्यादा होती है और सिचुएशन ख़राब होती रहती है। एडिमा को ग्रेड करने के लिए एक तरीका है, इसके 4 ग्रेडिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है। एडिमा को चेक कैसे करते हैं कि आप थंब के साथ स्किन को इंडेंट करते हैं वो, और इंटेंशंस बनाते हैं, इंडेंशंस, ठीक है, और 5 सेकेंड के बाद छोड़ते हैं। अगर विद इन 3 to 5 सेकेंड्स वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं तो इट मीन्स कि ये ठीक है। अगर नहीं आता तो इट मीन्स कि ये हमारे पास स्पिटिंग एडिमा है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं ग्रेड 1 2 mm, ठीक है। ग्रेड 1 इसने ऐसे इंडेंट किया और अगर 2 mm तक इंडेंशंस बनी है, गड़ा बना है, तो इट इज़ ग्रेड 1। ग्रेड 2 में क्या है आप देख सकते हैं, इसने थंब के साथ इंडेंशंस बनाई हैं और 4 mm तक है तो इट इज़ ग्रेड 2। अगर 6 mm तक इंडेंशंस बन रही हैं तो ये ग्रेड 3 है, और अगर 8 mm तक इंडेंशंस बन रही हैं तो ये ग्रेड 4 है। तो दिस इज़ बेसिकली द ग्रेडिंग स्केल फॉर द एडिमा, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये एडिमा पिटिंग है या माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस। अब हम हार्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जनरल एग्जामिनेशन गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं। द पेशेंट, अब पेशेंट किस कंडीशन में होना चाहिए, पेशेंट शुड हैव देयर शर्ट्स ऑफ और वेयर एन एग्जामिनेशन गाउन। या तो उसने अपनी शर्ट उतारी हो, ठीक है, या फिर इस कंडीशन में हो कि उसने एग्जामिनेशन गाउन पहना हो। फीमेल 9 year old एंड ओल्डर शुड वेयर अ गाउन विद एन ओपनिंग इन द फ्रंट, और फीमेल्स जो 9 years की होंगी या जो भी, उन्होंने प्रॉपर ये गाउन पहना हो, ठीक है। शुड बी काल्म एंड क्वाइट, और पेशेंट रिलैक्स्ड, क्वाइट, काल्म होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस में होगा तो प्रॉपरली हार्ट रिदम्स कैच नहीं होंगे और एग्जामिनेशन नहीं हो सकेगी। अब पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, स्पाइन पोजीशन हो, हेड उसका 30 डिग्री एलिवेट हो, लेफ़्ट लेटरल डिक्यूबाइटस। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट लेफ़्ट साइड पे लेटा होता है, जैसे हम लेफ़्ट साइड पे करवट लेके सोते हैं, ठीक है, उस तरह। या तो पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में है तो लीनिंग फॉरवर्ड आफ्टर फुल एक्सहेलेशन, जब वो एक्सहेल करेगा तो वो फॉरवर्ड ऐसे फुल फॉरवर्ड होकर एक्सहेलेशन करेगा, ठीक है।
उसके बाद स्टेथोस्कोप। आपको पता है कि स्टेथोस्कोप एक ऐसी मेडिकल डिवाइस है जिससे हम हार्ट साउंड सुनते हैं, ठीक है। स्टेथोस्कोप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेल और एक होता है डायफ्राम। बेल से हम लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनते हैं, जैसे कि हर्ट मर्मर्स हो गए, ठीक है। और डायफ्राम से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनते हैं। अब इस स्लाइड में वो क्या डिस्कस कर रहा है कि शुड हैव अ सेपरेट बेल एंड डायफ्राम, कि स्टेथ में सेपरेट बेल और डायफ्राम होना चाहिए। बेल अलाउज इन ऑल साउंड्स, सारी साउंड्स प्रॉपरली हम सुन सकते हों। डायफ्राम लेट्स इन मिडल एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। अब जो डायफ्राम है वो हमारे पास माइल्ड से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स तक कैच कर सकते हों। बेल शुड बी यूज्ड रिलेटिवली लाइट, अवॉइड डायफ्राम इफेक्ट, कि बेल जब स्किन के ऊपर रखेंगे तो वो लाइटली प्रेस करें, इतना भी प्रेस ना करें कि आपको प्रॉपर साउंड ही सुनाई ना दे। नेक्स्ट, द एनवायरनमेंट शुड बी क्वाइट, पेशेंट, फैमिली, क्लिनिक, अटेंडेंट, एग्जामिनेशन रूम, सराउंडिंग एरियाज। मतलब जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल क्वाइट, रिलैक्स होना चाहिए ताकि कोई शोर ना हो और पेशेंट भी काम डाउन हो। शुड बी वेल लाइटेड रूम होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन करने में कोई भी मसला ना हो सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, ये जो एग्ज़ामिनेशन है, इसमें क्या चीज़ें देखेंगे। आपको पता है कि एग्ज़ामिनेशन में हमेशा चार टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। पल्पेशन, जिसमें हम फील करते हैं, बाय फीलिंग करते हैं कि टेंडरनेस है या नहीं, इस तरह से। परकशन में हम टैपिंग करते हैं, टैपिंग के थ्रू, और अस्कल्टेशन में हम साउंड सुनते हैं, ठीक है। अब हार्ट एग्जामिनेशन में हम क्या टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे वो अब हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर अस्कल्टेशन बताई गई है कि S1 पॉइंट और S2 पॉइंट पे होगी, और 4 जो हमारे पास हार्ट वॉल्स हैं, आयोटिक, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल, वो डिस्कस किए गए। अब हम 1 बाय 1 एक एक टेक्निक पढ़ेंगे। इंस्पेक्शन आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं। कैन बी इनसेंसिटिव, मेनली चेक एपिकल इम्पल्स, कैरोटिड पल्स। अब आपने क्या क्या चीज़ें पल्स ऑब्ज़र्व करनी है, एपिकल इम्पल्स को ऑब्ज़र्व करना है, कैरोटिड पल्स को इंस्पेक्ट करना है। असेस कैरोटिड आर्टरीज, इंस्पेक्शन बिलो एंड जस्ट मीडियल टू द एंगल ऑफ जॉ के पास जो आपका एंगल है, इसकी आपने इंस्पेक्शन करनी है। एसिमेट्री कैन इंडिकेट राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, और आपने ऑब्ज़र्व करना है, अगर आपको एसिमेट्रिक लग रहा है तो इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है, ठीक है। इंक्रीज्ड एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर इंडिकेट क्रोनिक एयर ट्रैपिंग, अगर चेस्ट की एंटीरियर या पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर इंक्रीज़ है तो इसका ये मतलब है कि क्रोनिक एयर जो है वो ट्रैप हो रही है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपने ये देखना है कि थोरेसिक कैविटी जो चेस्ट है, ये हमारे पास ये पोस्टीरियरली, एंटीरियरली, इसमें इसके डायमीटर में कुछ चेंजिंग्स तो नहीं आ रही, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे किफोसिक्लोसिस, इस कैन हैव कार्डियोपल्मोनरी इफ़ेक्ट। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है किफोसिस और एक होती है सिक्लोसिस। किफोसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी ये स्पाइन डिसऑर्डर है जिसमें आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आउटवर्ड मूव की होती है, और सिक्लोसिस में क्या होता है कि आपका जो स्पाइन कर्वेचर होता है ना वो साइड पे हो जाता है। तो इसको भी हमने ऑब्ज़र्व करना है क्योंकि ये भी कार्डियोपल्मोनरी इफ़ेक्ट कॉज कर सकता है। फिर पल्पेशन टेक्निक आती है। पल्पेशन में हम लोग फील करते हैं ना, sometimes overlooked and not always helpful. Use the most sensitive portion of the hand. Lay the heel of right hand at left sternal border with fingertips pointing to the left axilla. अब आपने फील कैसे करना है कि अपना जो आपका प्रोमिनेंट और सेंसिटिव पोर्शन है हैंड का, उसके थ्रू आपने क्या करना है कि राइट साइड से
राइट हैंड को इस्तेमाल करना है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर से फिंगर टिप्स से टैप करते करते पल्पेट करते करते लेफ्ट एक्जिला में आना है, ठीक है। पल्पेट मिट्रल पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरियाज एपिकल इम्पल्स एंड थ्रिल्स कैरोटिड पल्स। अब आपने फिंगर टिप्स से ही पल्पेट करना है मिट्रल पल्मोनरी और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरियाज को और कैरोटिड पल्स को, ये आपने पल्पेशन करनी है, फील करनी है। अब हमारे पास यहाँ पर इन वॉल्स की लोकेशन है, ठीक है। राइट सेकेंड इंटर स्पेस एयोर्टिक वॉल प्रेजेंट होता है हमारा, ये राइट इंटर स्पेस के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे ये एयोर्टिक वॉल प्रेजेंट है हमारे पास। फिर लेफ्ट साइड पे अगर देखे जाए लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में पल्मोनिक वॉल होता है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर राइट वेंट्रिकुलर एरिया हमारे पास होता है, नीचे हमारे पास ये एपिक्स प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया और एपिगैस्ट्रिक जिफाइड बोन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से आप लोकेशन प्रॉपरली इनकी देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पल्पेशन में कि वो किस तरीके से पल्पेट कर रही है कि अपने राइट हैंड से क्या कर रही है कि बाकायदा तौर पे जो लेफ़्ट स्टर्नल बॉर्डर है इससे फिंगर टिप्स से आपकी एक्जिला की तरफ पल्पेट कर रही है। अब नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है परकशन टेक्निक। परकशन टेक्निक आपको पता है कि हम इसमें टैपिंग करते हैं, बट देयर इज़ अ कंडीशन, परकशिंग ऑफ हर्ट इज़ नॉट कॉमनली डन। हर्ट की परकशन नहीं की जाती मोस्टली, सिंस चेस्ट एक्सरे स्टडी इज़ अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ हर्ट एनलार्जमेंट। इसके लिए हम चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं, उसमें हमें बाकायदा पता चल जाता है कि अगर हर्ट की इनलार्जमेंट हुई भी है या नहीं। यूजुअली नॉट परफॉर्म फॉर द कार्डियक बॉर्डर्स बट फॉर द लंग फील्ड। और जो परकशन है वो हम कार्डियक बॉर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हम लंग फील्ड को चेक करने के लिए करते हैं। द साउंड विल चेंज फ्रॉम रेजोनेंस टू डलनेस। अब लंग्स की जो नॉर्मल साउंड होती है ना, वो रेजोनेंस साउंड होती है, ठीक है। अगर आप लंग साउंड से हर्ट की फील्ड में एंटर हो रहे हैं ना, तो आपकी साउंड चेंज हो जाएगी, डल साउंड होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी फील्ड जो है ये चेंज हो रही है। शुड बी डन इन द अपराइट पोजीशन, इवन इन्फेंट्स कैन बी हेल्ड अपराइट। इसको आपने अपराइट पोजीशन में परकशन करनी है। नेक्स्ट टेक्निक है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन में क्या होता है कि हम साउंड सुनते हैं, वेयर टू लिसन। अब आपने कहाँ कहाँ से ये साउंड सुननी है, ये साउंड्स आप स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं। अब कहाँ से सुनेंगे, एपेक्स मिट्रल वॉल से, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट। अब आपको लोकेशन भी बताई गई है कि इस लोकेशन पे कौन सा वॉल प्रेजेंट है। लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे ट्राइकस्पिड सेकेंडरी आयोर्टिक एरिया है। राइट मिडल स्टर्नल बॉर्डर आपने देखना है, इसमें आयोर्टिक एरिया आता है। लेफ्ट मिडल स्टर्नल बॉर्डर देखना है, इसमें पल्मोनरी एरिया आता है। ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी याद करना है। अब ये 4 जो वॉल्स हैं हमारे, आयोर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल, उसकी लोकेशन बताई गई है। अब जो आयोर्टिक वॉल्व है ये सेकेंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये सेकेंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस पर आयोर्टिक वॉल्व प्रेजेंट है। ये पेशेंट, ये निमोनिक इन्होंने दिया हुआ है आपको याद करने के लिए, ठीक है। अब ये पी से पल्मोनिक वॉल्व, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेकेंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पे। और ट्राइकस्पिड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे होता है, और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर मिट्रल वॉल्व होती है। ये आप लोकेशन देखें, ये फोर्थ जो है ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट है। तो ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना है। अब यहाँ से आपको बाकायदा क्लियर हो जाएगा आयोर्टिक वॉल्व अगर देखा जाए तो सेकंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस पे है, और इसी तरफ ही लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पर हमारे पास कौन से पल्मोनरी वॉल्व है। और ये थर्ड पॉइंट पे नीचे हमारे पास है, ऊपर आप देखें ट्राइकस्पिड।
अब यहाँ पे आप देखें ट्राइकस्पिड कहाँ पे है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे लोअर स्टर्नल पे, और मिट्रल वॉल कहाँ पे है, ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर मिट्रल वॉल्व है। तो ये लोकेशन साइट्स आप देख लें जहाँ से आप स्टेथ के थ्रू ये साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू लिसन। अब आप सुनेंगे कैसे। ऑल हर्ट साउंड्स आर जनरली लो पिच, लो फ्रिक्वेंसी एंड डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन ईयर टू हेयर। ये हर्ट साउंड जो होती हैं ये लो पिच होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी भी बिल्कुल कम होती है, इसलिए आप इनको बाकायदा ईयर्स से नहीं सुन सकते, तो आपको स्टेथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यू मे स्टार्ट स्कल्टेशन फ्रॉम बेस ऑफ एपिक्स और फ्रॉम एपिक्स टू द बेस। इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं बेस से एपिक्स की तरफ भी, और एपिक्स टू बेस भी कर सकते हैं। असेस रेट एंड रिदम ऑफ बीट। आपने बीट जो हार्ट बीट है उसका रेट चेक करना है, रिदम चेक करना है। कंसंट्रेट इनिशियली ऑन साउंड वन। पहले आपने साउंड वन के ऊपर कंसंट्रेट करना है और फिर आपने साउंड टू के ऊपर कंसंट्रेट करना है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी है कि क्या सेम है या नहीं। फाइनली लिसन फॉर द एक्स्ट्रा साउंड्स, और आखिर में आपने एक्स्ट्रा साउंड्स भी देखनी है। एक्स्ट्रा साउंड्स कौन सी हैं, मरमर साउंड्स, कि क्या कोई मरमर साउंड्स आप फील हो रही हैं या नहीं। तो दैट्स ऑल अबाउट द 4 टेक्निक्स जिसके थ्रू आप हर्ट की एग्जामिनेशन करते हैं कि कैसे आपने इंस्पेक्ट करना है, फिर पल्पेट करना है, परकशन कैसे करनी है, और एस्कल्टेशन में आपने साउंड सुननी है और कहाँ कहाँ से सुननी है। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी हियर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।